Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about KIT ROW, KIIT ROW, and India-Nepal relations. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. तो सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, फिर हम लोग आएंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा या क्या इम्प्लीकेशंस होगा। तो KIIT यूनिवर्सिटी है इन भुवनेश्वर उड़ीसा। वहाँ पे कई सारे फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल। लगभग 1000 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं वो नेपाल से वहाँ आकर के पढ़ रहे थे। एक फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल ने परपोटेडली सुसाइड कर लिया इन द यूनिवर्सिटी लगभग एक वीक पहले 16 या 17 फरवरी को। और सुसाइड के पीछे कारण बताया जा रहा है हैरासमेंट बाय ए मेल स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज। तो व्हेन द फीमेल स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड, तो उसके बाद जो नेपाल के बाकी स्टूडेंट्स किट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। दे डिमांडेड फेयर इन्वेस्टिगेशन। अब वो प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बड़ा ही हार्श अप्रोच अपनाया। स्टूडेंट्स की पिटाई भी कर दी, उनको फोर्सफुल तरीके से यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने की कोशिश की। इनफैक्ट रातों रात 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया गया कि यू प्लीज़ लीव द कैंपस, आपके लिए अभी क्लासेस सस्पेंड की जा रही हैं। तो ओवर 500 स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल वेयर फोर्स्ड टू इविक्ट द यूनिवर्सिटी कैंपस ओवरनाइट। अब जिस तरीके से कॉलेज या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा का पूरा सिचुएशन मैनेज किया, उस कारण से उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ एंड इट लेड टू एन इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक इशू एज वेल। क्योंकि इस दौरान ये जो प्रोटेस्ट हुआ और उसको सप्रेस करने के चक्कर में फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जो एक्शंस लिए, उस दौरान कुछ कुछ ऐसी बातें भी हुई जिनका स्टूडेंट्स ने वीडियो बना लिया और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ लोग ये भी स्टेटमेंट देते हुए पाए गए कि यूनिवर्सिटी का जितना बजट है वो नेपाल के नेशनल बजट से ज़्यादा है। हम लोग इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं नेपाली स्टूडेंट्स के लिए, बट फिर भी आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो नेपाल को एज ए कंट्री वहाँ पे डिमीन करने की कोशिश की गई कुछ स्टेटमेंट्स में, और वो वीडियो बना लिया स्टूडेंट्स ने और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है। और जिस कारण से पूरा का पूरा जो मामला है वो अब एक डिप्लोमेटिक टेंशन का शेप या फॉर्म ले चुका है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने ये पूरे सिचुएशन को मत, इसका कॉग्निजेंस डिक्लेयर किया। मतलब ही एक्सप्रेस्ड कि ही इज नाउ अवेयर ऑफ द सिचुएशन थ्रू अ ट्वीट ऑन द प्लेटफॉर्म एक्स। तो वहाँ पे उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है भारत के इस यूनिवर्सिटी में इन उड़ीसा। इनफैक्ट नेपाल के 2 ऑफिसर्स फ्रॉम नेपाली एम्बेसी भेजा गया किट यूनिवर्सिटी के अंदर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। अब इस कारण से और आपको पता है कि केपी शर्मा जो ओली हैं, केपी शर्मा ओली, ही इज़ फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जनरली लीन्स टुवर्ड्स चाइना। तो नॉर्मली वो एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं। हाल फिलहाल में अगर पिछले 4-5 सालों की बात ले ली जाए तो कई सारे ऐसे इश्यूज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल या केपी शर्मा ओली के लीडरशिप में सामने आए हैं जो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को खराब इम्पैक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। देखिए, ये उत्तराखंड रीजन में जो रीजन एरियाज हैं जैसे लिम्पूधारा, काला पानी, लिपू लेक, ये एरिया काफ़ी सालों से भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रीम्स जो हैं वो आकर के मिलती हैं और वो दोनों स्ट्रीम्स जो हैं वो काली रिवर है। अब कौन असली काली रिवर है उसको लेकर के डिस्प्यूट है, क्योंकि
ब्रिटिशर्स और किंगडम ऑफ नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि वेस्ट ऑफ काली रिवर का जो लैंड होगा वो ब्रिटिश इंडिया का होगा एंड ईस्ट ऑफ इट विल बिलोंग टू नेपाल। बट काली रिवर के दो स्ट्रीम से हैं। अब विच स्ट्रीम शुड बी कंसिडर्ड एज रियल काली रिवर, उसको लेकर के डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस तो कई सालों से थे, बट आफ्टर 2020 व्हेन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल under leadership of PM KP Sharma Oli came to power, they escalated this difference. उन्होंने यूनिलैटरल तरीके से अपना खुद का नेपाल का एक मैप रिलीज किया, जिसमें वो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को उन्होंने खुद के नेपाल का हिस्सा दिखाया। नेपाल ने ओपनली भारत के अग्निपथ स्कीम को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि अग्निपथ स्कीम में अब लिमिटेड टेनर मिलेगा टू सर्व द आर्मी, और नेपाल के कई सारे गोरखा सोल्जर जो है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते रहे हैं ट्रेडिशनली। तो अग्निपथ स्कीम को भी ओपनली नेपाल की सरकार ने क्रिटिसाइज किया। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना भी ज्वाइन किया है, जिसकी मदद से नाउ चाइना इज बिल्डिंग सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेपाल विच विल ब्रिंग चाइना क्लोजर टू इंडिया इवन ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो ये सब कंसर्न्स तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल under the current regime of Nepal, under its Communist Party of Nepal and leadership of Prime Minister KP Sharma Oli. The current issue will only flare up the situation. It will only exacerbate the situation and it may further strain India-Nepal ties. अब ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, इस पे मुझे लगता है कि प्रश्न जो है डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, बट कुछ ऐसा बन सकता है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग एंड मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है, व्हाट कुड बी द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। क्योंकि इसमें दो एग्जांपल आपको दिख रहे हैं सोशल मीडिया के, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में दो देशों के रिलेशंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, या तो पॉजिटिवली नहीं तो निगेटिवली। फॉर एग्जाम्पल, केपी शर्मा ओली साहब ही took cognizance of the matter and expressed the fact that he is aware of the fact थ्रू अ ट्वीट ओनली, जिसके कारण भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई कि देखिए अब नेपाल सरकार जो है वो इस मैटर को देख रही है सीधा सीधा, तो अब हमें जल्दी से जल्दी इस मैटर में करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। तो ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है कि बिना कुछ डायरेक्ट कहे हुए एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में मदद करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नेपाल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और यहाँ पे भारत सरकार जो है वो करेक्टिव मेजर्स लेनी शुरू कर चुकी है। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल भी है, बट निगेटिव एग्जाम्पल भी है। इसी इशू में हमें एक निगेटिव एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इन मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, कि आउट ऑफ सम यू में से एक्साइटमेंट, आउट ऑफ सम फ्रस्ट्रेशन, लोग कुछ कहते हैं, और वो भी ऐसे लोग जो कोई ऑफिशियल पोजीशन, डेजिग्नेटेड पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे। सो दे आर नॉट ट्रेंड इन managing social media, they are not trained in international relations, they do not know the importance of statements, how they can impact diplomatic relations। ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स भी वायरल हो जाते हैं। सच पीपल हु आर insensitive towards diplomatic ties, such people also now get social media platform to vent out their frustration, and out of their frustration sometimes they say such things that could tarnish a country's image, that could strain two countries relations। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में ये जो यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट expected to be very sensitive regarding their statements कि how it could impact India Nepal relations। उन्होंने कह दिया जो जो उसमें। ऐसी खबरें भी हैं, वो लोग भी, अब स्टाफ लोग कह रहे हैं कि नेपाल के स्टूडेंट जो हैं वो भारत के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे थे कि भारत में बहुत करप्शन है, ऐसा है वैसा, तो हम जोश में आ गए जी। अब अपने डिफेंस में वो कह रहे हैं दोनों स्टाफ मेंबर कि हमें अपने देश के बारे में बुरी बातें सुन करके बुरा लगा, तो हमने जोश जोश में ये कह दिया कि तुम्हारे नेपाल के बजट से तो ज़्यादा हमारा यूनिवर्सिटी का बजट है, हम इतना ध्यान रखते हैं तुम्हारा। अब पहले वाली बात होती तो ये मामला वहीं दब जाता, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर एक बात जो है वो एस्केलेट हो जाती है, वो स्प्रेड हो जाती है, एंड मेनी पीपल हु आर नॉट ट्रेन्ड, नॉट सेंसिटिव,
regarding the diplomatic relations, their issues, their statements also get spread up in international discourse, जिस कारण से दो देशों के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपको सिर्फ नेपाल और किट इशू को नहीं लिखना है इस प्रश्न में, और भी एग्जाम्पल ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लक्षद्वीप को विजिट करते हुए एक इमेज डाला था। उस पे लक्षद्वीप के एक मिनिस्टर, आई एम सो सॉरी, मालदीव के एक मिनिस्टर ने एक कुछ नेगेटिव कमेंट डाल दिया था अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ लक्षद्वीप एंड सर्विसेज अवेलेबल इन लक्षद्वीप। फिर उसके बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव कैंपेन शुरू हो गया था। तो ये सब सोशल मीडिया का स्ट्रेंथ है इन करेंट टाइम्स दैट रेगुलेट्स इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये तमाम एग्जांपल्स आपको निकालने हैं। कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं, जैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में मदद करता है। इस केस में हमने देखा नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली टुक ट्विटर टू एक्सप्रेस हिज कंसर्न। क्राइसिस मैनेजमेंट में भी मदद करता है। तुरंत भारत सरकार ने भी एक्शंस लिए और तुरंत सब कुछ सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया कि उन्होंने ये एक्शन लिया अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन में मदद करता है, बट चैलेंजेस भी हैं इसके लिए। डिप्लोमेटिक टेंशंस, it can lead to borderless discourse, outrageous remarks by people who are not sensitive to diplomatic matters, मिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज का भी कंसर्न है। तो ये सब चीजें हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड में हम लोग फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म रखें। डिजिटल डिप्लोमेसी अब दुनिया के देश फॉलो करें विथ राइज ऑफ सोशल मीडिया। मतलब कि अलग अलग देश अब एक सोशल मीडिया पे क्लैरिफिकेशन देने वाली एक अलग से टीम रखे, जो इस तरह किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को तुरंत काउंटर करे और दूसरे देशों की सरकारों के साथ तुरंत अपने रिलेशंस को मैनेज करने में स्विफ्टली एक्शन में आ जाए। इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है, इस पर सीधा सीधा प्रश्न तो नहीं आएगा, बट यहाँ से दो ऐसे एग्जाम्पल हमें मिल रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इंटरनेशनल रिलेशंस पे दो देशों के बीच में असर पड़ सकता है। एक पॉजिटिव एग्जाम्पल, एक नेगेटिव एग्जाम्पल। केपी शर्मा ओली साहब का जो मैसेज है वो पॉजिटिव एग्जाम्पल है, बिना कुछ भारत सरकार से कहे ही अभी इस पूरे मामले में एक्शन शुरू हो गया और उन्होंने बस एक्नॉलेज कर दिया कि देखो, आई एम अवेयर कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। इतना काफी है। और एक्नॉलेज करने के लिए क्या करना है? आप ट्वीट कर दीजिए बस। और एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी है। इस तरीके से आप आंसर्स में इस तरह के पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आरबीआई यूएस डॉलर इंडियन रुपी बाई सेल स्वैप ऑक्शन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है डॉलर रुपी बाई सेल स्वैप ऑक्शन? पहले ये समझते हैं। देखिए, ये एक मैकेनिज्म है जो आरबीआई इस्तेमाल करती है टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई रुपी के फॉर्म में इन द इकोनॉमी। तो एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि एक मॉनेटरी पॉलिसी है। इसमें क्या होता है? इसमें दो स्टेप्स होते हैं। देयर इज बाई लेग या स्पॉट ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसमें आरबीआई डॉलर्स खरीदती है बैंक से, वो बैंक्स जिनको ऑथराइज किया गया है फॉर सच पर्पसेस। तो आरबीआई ऑथराइज करती है इस तरह के बैंक्स को कहा जाता है कैटेगरी 1 बैंक्स। तो ध्यान रहे, नॉट ऑल बैंक्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन this dollar rupee buy sell swap auction. Only few banks who have been categorized as category 1 banks by RBI, they are authorized to participate in it. तो बिल्कुल पहला स्टेप होता है जिसमें आरबीआई बैंक से डॉलर खरीदती है at some exchange rate which is prevalent on a particular date, जिसको कहा जाता है स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्पॉट ट्रांजैक्शन। और फिर कुछ सालों के बाद, 2 साल 3 साल के बाद, आरबीआई वापस से वो डॉलर बेच देती है टू द बैंक्स एट सम प्रीमियम दैट इज डिटरमाइंड ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन डे ओनली। मैं जानता हूं कि अभी आपको ये बात समझ नहीं आई होगी कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, तो यहां इमेज की मदद से समझते हैं, फिर आएंगे और पढ़ेंगे। देखिए, ये यूएस डॉलर आईएनआर बाई सेल स्वैप ऑक्शन में होगा क्या? मान लीजिए कि आज आरबीआई ने अनाउंस किया कि वी वांट टू बाई डॉलर्स फ्रॉम बैंक्स। अब ओनली दोज बैंक्स दैट आर ऑथोराइज्ड बैंक्स, जिनको कैटेगरी 1 बैंक कहा जा रहा है इस केस में, वो डॉलर बेच सकते हैं आरबीआई को। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई।
एसबीआई ने $1000 बेचा आरबीआई को ऑन अ एक्सचेंज रेट which is decided as per the exchange rate prevalent on a particular date. तो $1000 बेचा एसबीआई ने आरबीआई को। मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट मौजूदा टाइम में चल रहा है 83 रुपीज पर डॉलर। तो आरबीआई 83 रुपीज एसबीआई को देगा। साथ ही साथ आज ही के दिन ये दोनों ये भी तय कर लेते हैं कि कितने साल बाद ये $1000 एसबीआई वापस से खरीदेगा आरबीआई से। तो फ्यूचर डेट भी तय कर लिया जाता है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज या ईयर्स एसबीआई विल बाय बैक दीज डॉलर्स, और किस रेट पे खरीदेगा फ्यूचर में वो भी तय कर लिया जाता है। ये सब उसी दिन तय कर लिया जाता है जिस दिन ये पहला दिन डॉलर बेचा जा रहा है और उसके बदले में रुपया दिया जा रहा है आरबीआई द्वारा। तो एक बार फिर से समझिए आप, अब पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा कि दिस डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप ऑक्शन इट इंक्लूड्स आरबीआई एंड बैंक्स विच आर ऑथोराइज्ड डीलर इन दिस पर्टिकुलर केस, जिनको कैटेगरी 1 बैंक्स कहा जा रहा है। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। बाई लेग, पहला स्टेप को कहा जा रहा है बाई लेग, जिसमें आरबीआई डॉलर बाई करेगा। अब ये बाई लेग में, जैसा कि मैंने आपको कहा, आरबीआई बाइज यूएस डॉलर्स। आरबीआई फर्स्ट परचेजेज यूएस डॉलर फ्रॉम बैंक्स इन एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपी एट ए करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उस पे वो खरीदेगा, जैसे 83 रुपीज, तो उस पे खरीद लिया। फिर सेल लेग होगा। सेल लेग जिसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, हियर आरबीआई सेल्स बैक द यूएस डॉलर टू द बैंक। तो जिस दिन बाई लेग परफॉर्म किया जाता है ना, उसी दिन द बैंक एंड आरबीआई एग्रीज टू सेल बैक द सेम अमाउंट of dollar to the bank after a fixed period at a pre-agreed forward exchange rate। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस से बैंक आरबीआई से डॉलर खरीद लेगा, ये इसी दिन तय हो जाता है एट ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑन सम प्री अग्रीड फ्यूचर डेट। जैसे मान लीजिए कि इस केस में तय हो गया कि एसबीआई will buy back the dollars from RBI after 3 years at a premium of 350 पैसे। 350 पैसे मतलब 3.5 रुपीज। तो मतलब आज बेचा है डॉलर एट 83 रुपीज, 3 साल बाद डॉलर खरीदेगा एट 3.5 रुपीज प्रीमियम, मतलब टोटल 86.5 रुपीज। 83 प्लस 3.5 रुपीज, इसमें वो बाई बैक करेगा। तो आफ्टर 3 years आरबीआई विल सेल बैक द डॉलर, और उसके बदले में एसबीआई 86.5 रुपीज के भाव से आरबीआई को पैसे देगा, दैट इज 86,500 रुपीज। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 3.5 रुपीज पर डॉलर का प्रीमियम चुकाया है एसबीआई ने फॉर हैविंग दिस डॉलर। अब होता क्या है कि जिस दिन आरबीआई लेकर के आएगी ये ऑफर कि हम डॉलर खरीदना चाहते हैं, उस दिन सारे के सारे जो कैटेगरी 1 बैंक्स हैं वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑक्शन में बिड करेंगे, और जो ज्यादा, मतलब यहां पे सब के सब बैंक जो है अपना अपना प्रीमियम जो है वो कोट करेंगे कि मैं 3 रुपीज देने को तैयार हूं, मैं 3.5 रुपीज देने को तैयार हूं, मैं 4 रुपीज देने को तैयार हूं। अब जो बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम ऑफर करेगा उस बैंक को आरबीआई बेच देगी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रीमियम मिलेगा उतना ज्यादा आरबीआई को फायदा होगा। सो इन दिस वे नाउ यू विल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस लास्ट स्टेटमेंट कि प्री एग्रीड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इंक्लूड्स प्रीमियम, जो एग्जाम्पल के केस में था 3.5 रुपीज, एंड दिस प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाई ऑक्शन बिड्स, जहां पे तमाम कैटेगरी 1 बैंक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑक्शन में वो बिड करके अपना अपना प्रीमियम अनाउंस करेंगे, और जो सबसे ज्यादा प्रीमियम देगा आरबीआई उसको उतना अमाउंट
दे देगी। तो सरल भाषा में कहा जाए तो आरबीआई आज डॉलर खरीदेगी एट करेंट प्रिवेलेंट एक्सचेंज रेट, और आज ही तय कर लेंगी कि कितने प्रीमियम में ये डॉलर को वो बेचेगी ऑन सम फ्यूचर डेट, और प्रीमियम विल बी डिसाइडेड बाय ऑक्शन अमंग्स द बिडिंग कैटेगरी वन बैंक्स। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने प्रीमियम लिया है 3.5 रुपीज का, दैट मीन्स द प्रीमियम रेट वुड बी ओवरऑल सेलिंग रेट वुड बी 86 रुपीज 50 पैसे पर डॉलर। आई जस्ट होप कि आपको बात समझ आ रही है। कुछ नहीं है, दो स्टेप हैं। आरबीआई ने डॉलर खरीदा एट करंट एक्सचेंज रेट और डॉलर को बेच देगी ऑन सम फ्यूचर डेट, बट द एक्सचेंज रेट विल बी द करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट प्लस सम प्रीमियम, एंड दैट प्रीमियम विल बी डिसाइडेड टुडे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग। अब करंट न्यूज पे आते हैं। तो हाल फिलहाल में आरबीआई ने फैसला किया है कि वो 10 बिलियन डॉलर्स अमाउंट बाई करेगी फ्रॉम कैटेगरी वन बैंक्स अंडर यूएस डॉलर इंडियन रुपी बाई सेल स्वैप ऑक्शन। और ये जो स्वैप ऑक्शन होगा ये 3 साल के लिए होगा। तो ऑक्शन विल टेक प्लेस ऑन 28 फरवरी 2025। 1 घंटे के लिए ऑक्शन ओपन होगा आरबीआई के पोर्टल पे। जो बैंक्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो बिड करेंगे, बट जो एक्सचेंज रेट लिया जाएगा स्पॉट एक्सचेंज रेट, दैट विल बी एक्सचेंज रेट is exchange rate of 4th March 2025 and far leg date is 6th March 2028। यानी कि असल में खरीद बेच होगी 4 मार्च को, खरीदी होगी 4 मार्च को। आरबीआई विल बाई इट ऑन 4th March 2025 and sell it back on 6th March 2028। मार्केट पार्टिसिपेंट्स विल बिड, मतलब जो भी बैंक्स हैं दे विल बिड बाय स्पेसिफाइंग प्रीमियम दे आर विलिंग टू पे इन पैसा। पैसा में वो अपना प्रीमियम बिड करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फायदा क्या होगा इस मूव से? इस मूव से होगा क्या कि करेंटली रुपी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज। जब आरबीआई बैंक्स से डॉलर खरीदेगी तो उनको रुपया तो देगी, इससे रुपी सप्लाई जब बढ़ेगा इट विल इन्फ्यूज रुपी लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, and that is how it can be considered as an expansionary monetary policy by RBI that will boost growth in the Indian economy। पैसे का सप्लाई बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगा। दूसरा, लॉन्ग रन में आरबीआई के पास 10 बिलियन डॉलर का 3 साल के लिए एडिशनल फॉरेक्स रिजर्व तो बिल्ड हो गया, सो इट विल हेल्प इन अवॉइडिंग लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट डिस्टॉर्शन। अभी 3 साल बाद रेट क्या हो क्या नहीं, 89 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, बट आरबीआई को कम से कम 10 बिलियन डॉलर तो इंश्योर हो गया एट अ रेट ऑफ 86.5 रुपीज एज पर दिस करंट एग्जाम्पल। तो मतलब एक रेट फिक्स हो जाता है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर इन फ्यूचर फॉर आरबीआई। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि ये जो रुपी डॉलर बाय सेल स्वैप ऑक्शन है, इट अवॉइड्स लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट डिस्टॉर्शन for some amount of money which is with RBI, for some amount of dollar which is with RBI. So in that way it will help in controlling exchange rate volatility। कम से कम 10 बिलियन डॉलर के लिए तो आरबीआई को गारंटेड प्राइस हो जाएगा ना कि 3 साल बाद भी उसका प्राइस हमारा यही रहने वाला है, द प्रीमियम प्लस द स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो फ्यूचर में एक्सेसिव एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी के बावजूद भी आरबीआई विल गेट टू सम एक्सटेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी या डिस्टॉर्शन। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड पैंगोलिन डे। ये पिछले वीक ही न्यूज में था, बट इस वीक हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। पहले समझ लेते हैं अबाउट दिस एनिमल पैंगोलिन एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। ये स्केली स्किन्ड मैमल है। स्केली स्किन्ड मैमल मतलब इसके शरीर पे जो स्किन रहता है वो बहुत थिक रहता है ऐसे, एंड इट्स अ मैमल, स्केली स्किन्ड मैमल। और जब भी ये देखता है कि इसके ऊपर कुछ खतरा है तो अपने आप को एक बॉल की तरह रोल कर लेता है, इस तरीके से अपने आप को चारों तरफ से रोल कर लेता है ताकि
जो हंटर्स हैं इसको मार ना पाए, इसको ऊपर से पीटने पे भी इसको कोई असर नहीं पड़ता अगर ये अपने आप को इस तरह से रोल कर ले तो, बिकॉज इट हैज टफ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी फॉर प्रोटेक्शन। येट दे आर हंटेड फॉर मीट, या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इनका इस्तेमाल होता है। कई सारे चाइनीज मेडिसिन में माना जाता है कि पैंगोलिन्स के बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, बूट्स, बैग मेकिंग या बेल्ट मेकिंग में भी इनका इस्तेमाल होता है। अगर इनके फीचर की बात करें तो अकेले रहना पसंद करते हैं, एंड दे आर नॉकटर्नल एनिमल, मतलब दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। एंट ईटर्स भी इनको कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर प्रेफर्ड डाइट। अगर पैंगोलिन के बात की जाए तो इनके टोटल 8 स्पीसीज हैं दुनिया में। 4 स्पीसीज आर फाउंड इन अफ्रीका एंड 4 इन इंडिया। अफ्रीका में जो पैंगोलिन्स हैं, ब्लैक बेलीड, वाइट बेलीड, जाइंट ग्राउंड एंड टेमिक ग्राउंड पैंगोलिन्स, नॉट नेसेसरी कि आप इनका नाम रटें। एशिया के अंदर भी 4 पैंगोलिन के स्पीसीज हैं, फिलीपींस पैंगोलिन, सुंडा पैंगोलिन, चाइनीज पैंगोलिन एंड इंडियन पैंगोलिन। Indian pangolin is endangered, while Chinese pangolin is critically endangered. Others are near threatened. अब हर साल फरवरी महीने का जो थर्ड सैटरडे होता है उसको वर्ल्ड पैंगोलिन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि पैंगोलिन्स के कंजर्वेशन को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। यानी कि लास्ट सैटरडे ही वर्ल्ड पैंगोलिन डे होगा। इस दौरान एक ट्रैफिक नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पैंगोलिन से रिलेटेड कितने ट्रैफिकिंग हुई है, क्या उनकी हंटिंग हुई है, उसका डेटा रिलीज किया। तो अबाउट 1203 pangolins have been found engaged into illegally wildlife trade in 4 years from 2018 to 2022। ट्रैफिक ने ये डेटा रिलीज किया ऑन वर्ल्ड पैंगोलिन डे। ट्रैफिक के बारे में जरा समझ लेते हैं। ट्रैफिक, it's a non-profit organization which has been collectively launched by World Wildlife Fund and International Union for Conservation of Nature IUCN। इसका मेन लक्ष्य है इस बात को इंश्योर कराना कि ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स डज नॉट थ्रेट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड फॉर दिस पर्पस ट्रैफिक वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन विद साइट्स। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, इसका नाम ही समझा देगा कि ये क्या करता है। इट रेगुलेट्स ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो साइट्स का पूरा नाम ही है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इस कन्वेंशन की मदद से वर्ल्ड कंट्रीज कोशिश करते हैं कि तमाम ऐसे स्पीसीज जिनके पॉपुलेशन पे थ्रेट है उनके ट्रेड को रेगुलेट किया जाए, उनके एक्सेसिव ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि अदरवाइज उनकी पॉपुलेशन और कम हो सकती है एंड दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स, जो काम करती है ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को रेगुलेट करने के लिए, और उसी लाइन में काम करता है ट्रैफिक भी। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट इज वाई ट्रैफिक एक्ट्स इन क्लोज कोऑपरेशन विद साइट्स। अब ट्रैफिक के ऊपर यूपीएससी ने साल 2017 में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दिनेश खारा कमिटी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं करंट न्यूज। तो देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर की जो रेगुलेटर है हमारे देश के अंदर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एक 7 मेंबर की बॉडी बनाई है, हेडेड बाय फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन दिनेश खरा जी। इस बॉडी को काम दिया गया है कि इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मेन एक्ट है जिसकी मदद से इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है, उस इंश्योरेंस एक्ट 1938 में क्या क्या बदलाव लाए जाने चाहिए उस पे वो सजेस्ट करें। इनफैक्ट भारत सरकार ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क तैयार कर चुकी है विथ रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स दैट नीड्स टू बी ब्रॉट इन इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938। उसमें से एक मेजर चेंज है कि एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर हैज टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 74% टू 100%। इसको अनाउंस भी किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट अनाउंसमेंट में ड्यूरिंग द रिसेंट बजट ऑफ 25-26। तो मुद्दा ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर को ओवरहॉल करने का प्लान कर रही है भारत सरकार, उसमें मेजर रिवैम्प या बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है भारत सरकार। और उस बदलाव में क्या क्या मुख्य चीजें आएंगी वो भी भारत सरकार ने लगभग तय कर लिया है।
उसमें से एक जो प्रमुख चीज है वो है एफडीआई का लिमिट 74% से बढ़ा करके 100%। बट इसके पहले कि अब भारत सरकार इस डायरेक्शन में कानून ला करके और इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड कर दे और इस तमाम नए प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर दे, इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर आईआरडीएआई ने एक स्पेशल कमिटी बना दी जिसको काम दिया कि एक बार आप इन तमाम प्रपोज्ड चेंजेस को स्टडी करें और देखें कि इसमें क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। So for this reason, Dinesh Khara committee has been created. It will study, suggest changes with respect to the frameworks that are to be brought in order to overhaul insurance sector of the country. सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि दिनेश खरा कमेटी recently seen in news is related to which of the following, right? It is related to insurance sector. Insurance Act 1938 की बात की जाए तो ये बेसिक लॉ है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। इसी के अंतर्गत इंश्योरेंस सेक्टर का जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया है। द एक्ट डिफाइंस स्कोप ऑफ लाइफ, जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन द कंट्री। इट रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योरर, पॉलिसी होल्डर्स, शेयर होल्डर्स इन इंडिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हाई कोर्ट से संबंधित जो प्रश्न था उसमें तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट वेयर एस्टैब्लिश्ड इन 1950 और कुछ हाई कोर्ट्स तो उसके पहले ही स्टैब्लिश हो गए थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, इट्स द पार्लियामेंट विच एस्टैब्लिशेस न्यू हाई कोर्ट विथ हेल्प ऑफ लॉ। यहाँ पे बस ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज प्रेसिडेंट हैव पावर अगेंस्ट कोर्ट मार्शल एज वेल, नॉट जस्ट अंडर यूनियन लॉ। ये तो सीधा सा प्रश्न था। आंसर वुड बी 16 days, 60 days। अगेन हियर आंसर इज कैपिटल फॉर्मेशन। इफ देयर इज डेल्टा सी, there will be growth, delta output. That's all from our side for today. Thanks for watching.